हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टडी बाय ट्रिक पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण मोड़ पर गहन चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा समय जब गोलमेज सम्मेलनों में बातचीत चल रही थी, लेकिन साथ ही आप देखिए सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक सुधारों की जद्दोजहद भी चरम पर थी। हम पूना पैक्ट और गांधी जी के हरिजन उत्थान के प्रयासों को भी समझेंगे। बिल्कुल। ये दौर कई मायनों में आप कह सकते हैं निर्णायक था। एक तरफ जहां भारत के भविष्य के संवैधानिक ढांचे पर लंदन में बहस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत की जमीन पर सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे थे। हमारा मकसद है इन जटिल घटनाओं की परतें खोलना और ये समझना कि कैसे ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो चलिए इस उलझे हुए लेकिन वाकई महत्वपूर्ण दौर को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं गोलमेज सम्मेलनों से। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद इनकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट करने में पूरी तरह नाकाम रही थी। बिल्कुल। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई, संवैधानिक सुधारों पर आगे बढ़ने के लिए भारतीय नेताओं से सीधे बात करना जरूरी है। इसीलिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। पहला सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। और दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रतिनिधि औपचारिक रूप से बराबरी के स्तर पर बातचीत कर रहे थे। इसका उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था, जो इसके महत्व को दर्शाता है। बराबरी का दर्जा सुनने में तो ये एक बड़ा कदम लगता है, लेकिन क्या वास्तव में ये बराबरी थी? खासकर जब सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस वही नदारद थी। कौन कौन शामिल हुए थे इसमें? आपका सवाल बिल्कुल सही है। बराबरी का दावा जरूरी था, लेकिन हाँ, कांग्रेस की अनुपस्थिति एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गई। कुल 89 प्रतिनिधि थे, जिनमें अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व था, जैसे हिंदू महासभा से एमआर जयकर और बीएस मुंजे, उदारवादी नेता जैसे तेज बहादुर सप्रू और सीवाई चिंतामणि, मुस्लिम लीग से आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। सिखों के प्रतिनिधि सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन समुदाय से केटी पॉल और दलित वर्गों के, उस समय डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, उनके मुखर प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ ही 16 देसी रियासतों के शासक भी थे, लेकिन जैसा आपने कहा, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। कांग्रेस का बहिष्कार। तो क्या इस पहले सम्मेलन का कोई ठोस नतीजा निकल पाया और किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर रहा? देखिए, बिना कांग्रेस के किसी स्थायी समाधान की उम्मीद तो कम थी, लेकिन कुछ अहम मुद्दे जरूर उभरे। 2 मांगें प्रमुख थी। मुस्लिम लीग और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने ही अपने अपने समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पुरजोर तरीके से रखी। पृथक निर्वाचन मंडल मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी समुदाय के प्रतिनिधि केवल उसी समुदाय के वोटों से चुने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाकी मतदाता उसमें वोट नहीं डालते। सम्मेलन के आखिर में ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक तौर पर कुछ बातों पर सहमत दिखी, जैसे एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो, प्रांतों में पूरी तरह उत्तरदायी शासन हो और केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन यानी कुछ विषयों पर गवर्नर का नियंत्रण और कुछ पर चुने हुए मंत्रियों का। जी हाँ, वही। मगर कांग्रेस की गैर मौजूदगी के कारण ये सब, आप कह सकते हैं, सिर्फ कागजी बातें बनकर रह गईं। स्पष्ट है कि कांग्रेस के बिना बात आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो फिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में शामिल होने को तैयार हो गई? इस बीच जरूर कोई महत्वपूर्ण घटना घटी होगी। हाँ, बिल्कुल। पहले और दूसरे सम्मेलन के बीच एक बेहद अहम कड़ी है गांधी-इरविन समझौता। ये 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसमें तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर जैसे नेताओं के प्रयासों ने बड़ी भूमिका निभाई। माहौल कुछ ऐसा बना था कि सरोजिनी गाइडू ने इसे 2 महात्माओं का मिलन कहा था, गांधी जी और तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन का। 2 महात्माओं का मिलन, ये तो बड़ी उपमा है। इस समझौते में आखिर तय क्या हुआ? किसने क्या माना? समझौते के तहत लॉर्ड इरविन ने कई बातें मानी, जैसे हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदी रिहा किए जाएंगे, भारतीय समुद्र तट के किनारे नमक बना सकेंगे। यह सविनय अवज्ञा का एक मुख्य मुद्दा था, याद होगा आपको। हाँ, दांडी मार्च। बिल्कुल। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दिया जा सकेगा और जिन सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया था, उनके प्रति नरमी बरती जाएगी। अच्छा, और गांधी जी की तरफ से क्या सहमति बनी? दूसरी तरफ गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से सहमति दी
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस दूसरे गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेगी और कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। तो ये एक तरह का लेन देन था, समझौता था। तो ये एक संतुलन साधने की कोशिश थी। लेकिन क्या सभी ने इसका स्वागत किया, खासकर उस समय जब देश का माहौल काफी गरमाया हुआ था? कांग्रेस के अंदर मोटे तौर पर इसका स्वागत हुआ। के मुंशी जैसे नेताओं ने इसे युग प्रवर्तक घटना कहा, मतलब एक नया मोड़ लाने वाली घटना। लेकिन एक बड़ा तबका, खासकर युवा और वामपंथी विचारधारा के लोग बेहद नाराज थे। नाराजगी किस बात पर? उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये समझौता भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को नहीं रोक सका, जो समझौते के कुछ ही दिनों बाद 23 मार्च 1931 को दे दी गई। इस बात ने पूरे देश में, खासकर युवाओं में गहरा रोष पैदा किया। बहुत गुस्सा था। हाँ, ये भावनात्मक रूप से बहुत बड़ा मुद्दा था। इस नाराजगी के बावजूद कांग्रेस ने समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। काफी बहस हुई, लेकिन अंत में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दे दी गई। लेकिन इसी अधिवेशन में दो और महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली, पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को फिर दोहराया गया और उसे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक आजादी से भी जोड़ा गया। दूसरी, और ये बहुत अहम है, कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रस्ताव पारित किए। मौलिक अधिकार 1931 में? ये तो काफी प्रगतिशील लगता है। इनमें क्या शामिल था, कुछ उदाहरण देंगे? बिल्कुल। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, कानून के सामने बराबरी, सभी वयस्कों को वोट का अधिकार यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में किसानों के लगान में कमी, कर्ज से मुक्ति, मजदूरों के लिए बेहतर स्थिति और मुख्य उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल थे। ये दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक बदलाव का भी खाका खींच रही थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने वो प्रसिद्ध वाक्य कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, जो उनके विचारों की दृढ़ता को दिखाता है। कराची अधिवेशन वाकई एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो इस समझौते और अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जो सितंबर-दिसंबर 1931 में हुआ, उसमें भाग लिया। क्या इस बार बात बनी? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे। उनके साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, सरोजनी नायडू जैसे लोग भी थे। गांधी जी वहां गरीबों के बीच किंग्सले हॉल में ठहरे, जो उनके अंदाज को दिखाता है। लेकिन नतीजा, सम्मेलन पूरी तरह विफल रहा। विफल? कांग्रेस की मौजूदगी के बावजूद आखिर इस बार क्या गलत हुआ, क्या वजह रही? मुख्य कारण फिर वही था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सवाल। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की अपनी मांग फिर से मजबूती से रखी। गांधी जी इसका कड़ा विरोध कर रहे थे। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा और अस्पृश्यता निवारण का जो मुद्दा है वो पीछे छूट जाएगा। इस मुद्दे पर गतिरोध इतना बढ़ा कि कोई और सार्थक बातचीत हो ही नहीं पाई। माहौल इतना बिगड़ा, किसी दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के पहनावे पर टिप्पणी करते हुए उन्हें देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर कहा, जो काफी विवादित हुआ। अर्धनग्न फकीर यह दिखाता है कि ब्रिटिश प्रतिष्ठान का एक हिस्सा गांधी जी को किस नजर से देखता था। तो गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। हाँ, दिसंबर 1931 में वे निराश होकर भारत लौटे। उन्होंने कहा कि वे खाली हाथ लौटे हैं, लेकिन उन्होंने देश के सम्मान पर बट्टा नहीं लगने दिया। यहां आने पर स्थितियां और खराब हो चुकी थीं। नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन का रवैया बहुत सख्त था। उन्होंने गांधी जी से मिलने तक से इनकार कर दिया और गांधी इरविन समझौते को भी लगभग ताक पर रख दिया गया। ओहो, तो फिर कांग्रेस ने क्या किया? प्रतिक्रिया में कांग्रेस कार्य समिति ने 29 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला किया। यानी बातचीत का दौर खत्म और टकराव का नया दौर शुरू। लेकिन एक तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी तो हुआ था। उसका क्या महत्व रहा? क्या उसमें कुछ हुआ? तीसरा सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 1932 में हुआ, लेकिन राजनीतिक रूप से ये लगभग अप्रासंगिक था। मतलब कोई खास महत्व नहीं। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, लेबर पार्टी भी शामिल नहीं हुई और भारतीय रियासतों के भी बहुत कम प्रतिनिधि आए। बिना प्रमुख हितधारकों के इसमें कोई ठोस नतीजा निकलना संभव ही नहीं था। इस सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, जरूर जारी हुआ, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति बनी और इसी समिति की रिपोर्ट
आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बनी। अच्छा, तो संक्षेप में तीनों सम्मेलनों में कौन लगातार शामिल रहा? हाँ, संक्षेप में याद रखने वाली बात यह है कि तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। गांधी जी और कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। ये जानना महत्वपूर्ण है। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन की नाकामी और सांप्रदायिक मुद्दे पर गतिरोध का सीधा नतीजा था सांप्रदायिक पंचाट। यहाँ से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। ये क्या था और क्यों इतना विवाद खड़ा हुआ इस पर? हाँ, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। मूल रूप से यह ब्रिटिश सरकार का एकतरफा फैसला था कि भारत के भविष्य के विधानमंडलों में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, मतलब किसको कितनी सीटें मिलेंगी, चुनाव कैसे होगा। इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और अब दलित वर्ग भी शामिल थे। दलित वर्ग भी? जी हाँ, ये लोथियन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। और इसका सबसे विवादास्पद मतलब विस्फोटक पहलू क्या था? सबसे विवादास्पद प्रावधान था दलित वर्गों को अल्पसंख्यक मानते हुए हिंदुओं से अलग करके उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, ठीक वैसे ही जैसे मुसलमानों और सिखों के लिए पहले से थी। इसके तहत प्रांतीय विधायिकाओं में दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित की गईं और उन्हें दोहरे वोट का अधिकार दिया गया। दोहरा वोट? वो कैसे? मतलब वे एक वोट अपने पृथक निर्वाचन क्षेत्र में अपने समुदाय के उम्मीदवार के लिए डालते और दूसरा वोट सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में डालते। दलितों को हिंदुओं से अलग करके पृथक निर्वाचन, ये तो सीधे सीधे बांटो और राज करो की नीति का चरम लग रहा है। इस पर भारतीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया हुई? आपने बिल्कुल सही समझा। ज्यादातर राष्ट्रवादी नेताओं में इसे हिंदुओं को बांटने और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की ब्रिटिश चाल माना। डॉक्टर अंबेडकर ने हालांकि इसका स्वागत किया, क्योंकि वे मानते थे कि दलितों के वास्तविक हितों की रक्षा तभी हो सकती है जब उनके प्रतिनिधि केवल दलित वोटों से ही चुने जाएं, ताकि वे हिंदू बहुसंख्यक समाज के दबाव से मुक्त रहें। लेकिन गांधी जी के लिए यह असहनीय था। उन्होंने इसे हिंदू धर्म और भारतीय एकता पर सीधा हमला माना और इसका पुरजोर विरोध किया। और गांधी जी का विरोध सिर्फ मौखिक नहीं रहा, उन्होंने कुछ कदम उठाया? बिल्कुल नहीं। गांधी जी उस समय पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। उन्होंने घोषणा की कि यदि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के प्रावधान को वापस नहीं लिया गया तो वे 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन? हाँ, यह एक बहुत बड़ा कदम था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए उत्कृष्ट बलिदान कहा। आमरण अनशन, इसने तो निश्चित रूप से भारी दबाव बनाया होगा। क्या नतीजा निकला इस अनशन का? क्या सरकार झुकी? जी हाँ, जबरदस्त दबाव बना। पूरा देश चिंतित हो उठा। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेता सक्रिय हुए। उन्होंने जेल में गांधी जी और बाहर डॉक्टर अंबेडकर के बीच मध्यस्थता की और आखिरकार एक समझौता कराने में सफल रहे। और यही समझौता पूना पैक्ट कहलाया। जी। इसमें क्या शर्तें तय हुईं? हाँ, यही पूना पैक्ट था जो 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में हुआ। इस पर दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और अन्य नेताओं ने हस्ताक्षर किए और सवर्ण हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी वगैरह ने। एक दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी ने इस समझौते पर खुद हस्ताक्षर नहीं किए। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए, ये वाकई गौर करने वाली बात है। खैर, समझौते का सार क्या था? क्या पृथक निर्वाचन खत्म हुआ? हाँ, समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, उसे खत्म कर दिया। लेकिन इसके बदले में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई। प्रांतीय विधानमंडलों में जहां सांप्रदायिक पंचाट में 71 सीटें दी गई थी, पूना पैक्ट में उन्हें बढ़ाकर 147 कर दिया गया। डबल से भी ज्यादा? 71 से 147। हाँ, काफी ज्यादा। हाँ। और केंद्रीय विधानमंडल में भी कुल सामान्य सीटों का 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षित किया गया। यानी व्यवस्था ये बनी कि चुनाव संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में ही होंगे, लेकिन कुछ सीटें दलित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी। ब्रिटिश सरकार ने भी इसे सांप्रदायिक पंचाट में संशोधन के रूप में स्वीकार कर लिया। तो एक तरह से बीच का रास्ता निकाला गया। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर इस समझौते से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। वे बाद तक इसकी आलोचना करते रहे। उनका मानना था कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में हिंदू बहुमत के प्रभाव के कारण दलित प्रतिनिधि वास्तव में अपने समुदाय के हितों का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। यह एक जटिल समझौता था जिसके दूरगामी परिणाम हुए
और दलित राजनीति की दिशा तय हुई। ये वाकई एक नाजुक संतुलन था जिसके प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। अब जरा वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन पर लौटते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जब इसे दोबारा शुरू किया गया तो सरकार की प्रतिक्रिया और आंदोलन का हश्र क्या रहा? जैसा हमने बात की, जनवरी 1932 में कांग्रेस ने आंदोलन दोबारा शुरू किया। उस समय किसानों में भी गहरा असंतोष था, क्योंकि वैश्विक मंदी के कारण कीमतें गिरी हुई थी और लगान का बोझ भारी था। लेकिन इस बार सरकार पूरी तैयारी में थी और वाइसराय वेलिंगटन का रुख बेहद सख्त था। बहुत कठोर। सरकार ने क्या कदम उठाए? दमन किस हद तक गया? सरकार ने फौरन कार्रवाई की। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी और सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही दिनों में लगभग सभी बड़े नेता, नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया, उसके दफ्तरों और संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। सरकार ने कई आपातकालीन अध्यादेश लागू किए। प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज, गोलीबारी आम हो गई। कर न देने वाले किसानों की जमीन, मवेशी, घर तक जब्त कर लिए गए। एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। दमन चक्र बहुत क्रूर था। इतना भयंकर दमन, तो क्या आंदोलन टिक पाया इतने दबाव के सामने? नहीं, इस कठोर दमन के सामने आंदोलन ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। शीर्ष नेतृत्व के जेल में होने से संगठन बिखर गया और जनता का मनोबल भी टूटने लगा। लगातार संघर्ष से लोग थक भी गए थे। आखिरकार गांधी जी ने मई 1933 में आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया और औपचारिक रूप से अप्रैल 1934 में इसे वापस ले लिया गया। दूसरा चरण प्रभावी नहीं रहा, उतना सफल नहीं हुआ। तो राजनीतिक आंदोलन एक तरह से थम गया। लेकिन पूना पैक्ट के बाद, जैसा आपने पहले इशारा किया था, गांधी जी का फोकस बदला। उनका ध्यान अस्पृश्यता निवारण पर गया। ये बदलाव कैसे आया? हाँ, पूना पैक्ट और उसके बाद के घटनाक्रम ने गांधी जी को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उन्हें लगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज के भीतर इतनी बड़ी बुराई, मतलब अस्पृश्यता, मौजूद है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा अब इसी काम में लगाने का फैसला किया। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि गांधी जी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक आंदोलन भी था। उन्होंने दलित वर्गों के लिए हरिजन, यानी ईश्वर के लोग, शब्द का प्रयोग शुरू किया ताकि उन्हें सम्मान दिलाया जा सके। हरिजन शब्द, ये काफी प्रचलित हुआ, हालांकि बाद में इस पर बहस भी हुई। उन्होंने इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए? कोई संगठन बनाया? उन्होंने कई स्तरों पर काम किया। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के तुरंत बाद उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण लीग की स्थापना की। इसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला बने। गांधी जी ने जन जागरण के लिए हरिजन नाम से एक साप्ताहिक पत्र भी शुरू किया, जो हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में निकलता था। यानी एक संगठनात्मक ढांचा और प्रचार का माध्यम दोनों तैयार किए। बिल्कुल, लेकिन वे सिर्फ यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए मई और अगस्त 1933 में जेल में ही उपवास भी रखे। ये उपवास समाज के सवर्ण हिंदुओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने और आत्मशुद्धि के लिए थे। और फिर उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम था हरिजन यात्रा। हाँ, उनकी प्रसिद्ध हरिजन यात्रा। इसके बारे में बताइए, ये कब शुरू हुई, कहाँ तक गई? 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा आश्रम से अपनी पदयात्रा शुरू की, जो हरिजन यात्रा के नाम से जानी गई। ये लगभग 9 महीने चली। इस दौरान उन्होंने करीब 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया। पूरे देश में घूमे, गांव-गांव गए, हरिजन बस्तियों में गए, उनके कुओं से पानी पिया, उनके साथ भोजन किया और लोगों को छुआछूत के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने हरिजन कल्याण के लिए धन भी एकत्र किया। 20,000 किलोमीटर, ये तो अद्भुत है। इस यात्रा का स्वागत कैसे हुआ? क्या रूढ़िवादी ताकतों ने विरोध नहीं किया? विरोध हुआ और काफी हुआ। कट्टरपंथी सनातनी हिंदुओं ने उनका कड़ा विरोध किया। कई जगहों पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए, उनकी सभाओं में बाधा डालने की कोशिश की गई। यहां तक कि पुणे में उन पर बम भी फेंका गया, जिसमें वे बाल बाल बचे। उन पर आरोप लगाया गया कि वे हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं। इतना विरोध? हाँ, लेकिन गांधी जी पीछे नहीं हटे। उनका दृढ़ विश्वास था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर एक कलंक है। उन्होंने कहा था, यदि अस्पृश्यता जीवित रही तो हिंदू धर्म जीवित नहीं रह सकता।
ये उनके गहरे संकल्प को दर्शाता है। तो आज हमने 1930 के दशक की शुरुआत की इन बेहद अहम और आपस में गुंथी हुई घटनाओं को देखा। गोलमेज सम्मेलनों की उम्मीदें और नाकामियां, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर तीखे मतभेद जिसने सांप्रदायिक पंचाट और फिर पूना पैक्ट को जन्म दिया, और फिर गांधी जी का राजनीतिक आंदोलन से हटकर सामाजिक सुधार, खासकर हरिजन उत्थान की ओर मुड़ना। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? क्या सबक ले सकते हैं हम इससे? इसका निचोड़ ये है कि ये दौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बहुआयामी प्रकृति को उजागर करता है। ये सिर्फ अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये भारत के आंतरिक सामाजिक ताने-बाने, विभिन्न समुदायों के बीच शक्ति संतुलन, प्रतिनिधित्व और न्याय के सवालों से भी जूझने का दौर था।